अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म ट्विटर के बारे में चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर। बहनों भाइयों, 2006 में जब ट्विटर की अवधारणा, परिकल्पना और इसको साकार किया गया था तो इसके बनाने वालों को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, कौन सी बला का वो निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया में, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में लोगों की ओपिनियन तय करने वाला एक ऐसा जीव तैयार कर रहे हैं जो कई देशों की सरकारें या तो पलट सकता है या सरकारें बनवा सकता है या आपके बारे में राय बना सकता है और राय बिगाड़ भी सकता है। 2014 तक भारत में ट्विटर को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। ट्विटर का नाम लेते ही लोगों को लगता था ये युवाओं की चैटिंग का कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां यूथ अपने तरह के कंटेंट पोस्ट करते थे। ट्विटर को गंभीर माध्यम नहीं माना जाता था, ऐसा मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। लेकिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में 2010 के बाद से 2014 तक अमेरिका में ट्विटर ने वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। और आज जब हम ये डिबेट करने बैठे हैं बहनों भाइयों, दुनिया में चाइना को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां की सरकारें, जहां के राजनीतिक दल, जहां के सेलिब्रिटी, जहां के ओपिनियन मेकर, जहां के मीडिया हाउसेस, जहां के पत्रकार, जहां के बड़े एडवोकेट्स और बड़े बुद्धिजीवी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ना हो। सभी हैं। अब तो राजनीतिक दल, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बयान और पॉलिटिकल ओपिनियन ट्विटर के माध्यम से संचालित होती है। यानी दुनिया में किसकी कहां सरकारें बन और बिगड़ रही हैं यह आप ट्विटर से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अगर आप में ताकत और क्षमता है तो आप ओपिनियन को बदल भी सकते हैं। यह है ट्विटर की ताकत। यह प्लेटफॉर्म यूजर के मामले में भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक से छोटा हो, लेकिन यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक लार्जेस्ट ओपिनियन मेकर है। यहां से निकला हुआ कंटेंट और यहां से निकली हुई ओपिनियन और यहां से तय हुआ नैरेटिव देश का नैरेटिव होता है। यह सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर मुल्क में भी यही हालात हैं। अब चुनाव जमीन पर नहीं, ट्विटर पर लड़ा जाता है। फेसबुक तो अब साइड का प्लेटफॉर्म हो गया है। व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ट्विटर आज के दौर में एक बेहद ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी चिमटे से भी ट्विटर को छूना नहीं पसंद करती थी 2014 के पहले, आज उनका कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं होगा जो ट्विटर पे ना हो। और जो ट्विटर पे नहीं है उसको माना जाता है कि वो गंभीर नेता नहीं है। पहले ट्विटर पर होने पर आपको गंभीर नहीं माना जाता था। आज अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तब आपको गंभीर नहीं माना जाएगा। हालात कितनी तेजी से बदले हैं। इसका नफा भी है, नुकसान भी है। हम एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसके हवाले कर चुके हैं जो जब चाहे हमारी ओपिनियन और हमारे आपके हिसाब से उसमें खिलवाड़ भी कर सकता है, तब्दीलियां और फेरबदल भी कर सकता है। मैं भी ट्विटर पे हूं और मैं ट्विटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। ट्विटर आपकी ओपिनियन को आगे बढ़ाने का माध्यम है, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज है, अल्गोरिथम पे चलने वाली चीजें हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पसंद कर रहे हैं, आप क्या नापसंद कर रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं और क्या शेयर करते हैं, ये सारा डाटा ट्विटर के पास मौजूद रहता है। आप कोई गफलत में ना रहें। आप जितनी बार भी ट्वीट पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ट्विटर के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। यानी इस देश का एक एक मतदाता, एक एक वोटर जो ट्विटर पे है वो किसका वोटर है, ये भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को भले न पता हो, आपके घर वालों को भले न पता हो आप किसे वोट देते हैं या नहीं देते हैं, पर आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, और अपनी जानकारी के हिसाब से कह सकता हूं कि ट्विटर को पता है आप किसके समर्थक हैं, किसको वोट कर चुके हैं और किसको वोट करने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ताकतवर प्लेटफॉर्म होगा। ताजा कंट्रोवर्सी सीएए एनआरसी के बाद से भारत में
ट्विटर पर ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। ड्यूरिंग 2019 जनरल इलेक्शंस के दौरान भी ट्विटर पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो जब ये प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर हो गया है तो हर राजनीतिक दल और हर ताकतवर व्यक्ति इस पर नकेल डालना चाहता है। ट्रंप ने भी डालने की कोशिश की थी और अब भारत में भी यही हो रहा है। अमेरिका में भले ही ट्विटर सबकी लड़ाई जीत कर अकेला खड़ा हो, लेकिन भारत में ट्विटर फंस गया है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लड़ाई के बीच में। उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद भारत उसका एक लौता ऐसी टेरिटरी है जहां उसको अपने 5 ट्विटर इंडिया हेड या तो हटाने पड़े या बदलने पड़े। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऋषि जेटली से लेकर यह सफर अब मनीष महेश्वरी तक आ चुका है। यह सिलसिला कहां तक चलेगा? क्या ट्विटर भारत में हॉस्टाइल हो जाएगा जो वो अमेरिका में नहीं हुआ? और क्या हम ट्विटर को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसके हवाले करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अपनी ओपिनियन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सोच, अपने विचार, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी सोच क्या है, क्या हम किसी विदेशी कंपनी को सौंप सकते हैं? हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं चाइना का समर्थक नहीं हूं, लेकिन चाइना ने ट्विटर को प्रतिबंधित कर रखा है। उन्होंने इसके अल्टरनेट मीडियम उपलब्ध कराए हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ट्विटर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहा है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसके अल्टरनेट के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए, किन कंपनियों को बढ़ावा दिया। आप भी कुछ ऐसा तैयार कर लेते। भारत तो वैसे भी साइबर हब माना जाता है, लेकिन एक भी ऐसा कोई ऐप तैयार नहीं कर पाए, एक भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो आज की डेट में ट्विटर कई देशों की लोकतांत्रिक सरकारों से ज्यादा ताकतवर है। ट्विटर से भिड़ना कोई मामूली बात अब नहीं रह गई है। ट्विटर इंक का सीईओ जब किसी देश पर दौरे पे जाता है तो बड़ी हेडलाइंस और खबरें छपती हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष जैसा उसका स्वागत होता है, और कौन है जो पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत नहीं करता? जो आज गाली दे रहे हैं वो अपने घर पे बुलाकर खाना भी खिला रहे थे। जिनको लेकर पूर्व कानून मंत्री, पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद गुस्सा करते थे, वही उनसे दौड़ दौड़ कर गले मिलते थे। मसला इस बात का है कि ट्विटर भारत के कानून से चलेगा या ट्विटर अमेरिका में अपने कानून से चलेगा। क्या ट्विटर को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर्स चलाया जाएगा, वहां के नियम कानून से संचालित होगा, या बंगलौर, दिल्ली के कानून से संचालित होगा? यह तय भारत की हुकूमत को करना है, भारत की आवाम को करना है, भारत के राजनीतिक दलों को करना है। हम किसी के हवाले अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्यों किए जा रहे हैं, मुझे अभी इस बात के समझ नहीं आ रहा। क्या हम इतने मैच्योर्ड हैं कि हम अपने सारे ओपिनियन प्रोसेस को एक विदेशी कंपनी के हवाले कर रहे हैं जो बिजनेस करती है, व्यापार करती है? यह ठीक बात है और मैं सहमत हूं कि दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले ट्विटर ज़्यादा एथिकल है, लेकिन यह कब तक रहेगा? इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है, सब कोई जानता है इनके बारे में। सऊदी से लेकर अमेरिका से लेकर मध्य एशिया तक के लोगों का कब्जा है ट्विटर पे। ट्विटर क्या उनकी ओपिनियन के हिसाब से चलता है? ट्विटर पर किसका पहरा बैठा हुआ है? रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक हुआ था, 1 घंटे में खुल गया। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक है, 1 हफ्ते से नहीं खुला है। कांग्रेस के 5000 से ज्यादा अकाउंट लॉक हैं। इसके पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट लॉक हो चुके हैं। तो क्या हम मनमाना करने दें ट्विटर को? भारत समाचार का भी ट्विटर अकाउंट 1 हफ्ते तक कोरोना के पहले लॉक था। हाथरस की हमने रिपोर्टिंग करके कुछ विजुअल दिखाए थे, हाथरस में की गुड़िया वाले मामले पे 1 हफ्ते तक भारत समाचार के ट्विटर हैंडल पर को लॉक करके रखा हुआ था ट्विटर ने। तो क्या सूचनाओं के आदान प्रदान अपने मन मुताबिक ट्विटर चाहता है, या भारत की धरती के हिसाब से बने कानून के मुताबिक हमें ट्विटर को संचालित होने देना चाहिए? और मैं कहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं से, केंद्र की सरकार से भी, कि यह मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस का है ही नहीं। आप लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई ही गलत है। यह झगड़ा बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है। यह तय होना चाहिए कि ट्विटर अमेरिका के कानून से चलेगा या भारत के कानून से चलेगा। कल बीजेपी की गर्दन उसने दबाई थी, आज कांग्रेस की दबा रहा है, परसों हमारी आपकी भी दबाएगा।
फिर अमेरिका से बैठ के तय होगा कि भारत में सरकार किसकी बनेगी, या भारत समाचार क्या खबर चलाएगा, या भारत के मीडिया हाउस की ओपिनियन क्या होगी। आपकी रीच घटा देगा, आपकी रीच बढ़ा देगा। एक खतरनाक माध्यम है, अच्छा है तो बुरा भी है। किसी चीज में अच्छाइयां हैं तो खामियां भी हैं। कोरोना के दौरान असंख्य लाखों करोड़ों लोगों की मदद का प्लेटफॉर्म भी बना था ट्विटर। दुनिया में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है, कहीं कोई आपदा विपत्ति आती है, तो सबसे ज्यादा सहारा का माध्यम ट्विटर बनता है। ये इसकी अच्छाई भी है, लेकिन हमें इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर कांग्रेस फंसी है ट्विटर के जाल में, तो याद करिए इसके पहले बीजेपी भी फंसी थी। और क्या पता कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये तय ट्विटर करे। ये ट्विटर को मत तय करने दीजिए बहनों भाइयों, आप तय करिए। भारत का नागरिक तय करेगा, भारत का संविधान और कानून को करना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। कुछ बयान सुने। This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. केंद्र सरकार चाहती है कि इनको अपनी तरीके से चलाया जाए ताकि भाजपा का प्रचार तो किया जा सके, मगर और कोई विपक्षी दल अपनी बात यहाँ पे ना कह सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है। ट्विटर को इस तरीके की द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर दोबारा विचार करें। राहुल गांधी हो और चाहे तमाम विपक्ष के लोग हों, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बोलने से घबराते भी हैं और डरते भी हैं और केंद्र पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा लगातार मानना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उनको भारत के कानून को मानना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, जो कैपिंग थी वो भी हमने ख़त्म की और अब गलत रवैयों पर लोगों के FIR दर्ज होने शुरू हो गए हैं। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर ये डिबेट है। उसमें क्या विदेशी दखलंदाजी को हम बर्दाश्त करेंगे या हम उनको अधिकार देंगे, हम इस पर बात करेंगे और गंभीर